नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर रहे हैं सुर्खियों के साथ। कर्नाटक के बेलगावी में आज से कांग्रेस का 2 दिवसीय महाधिवेशन। CWC मीटिंग में 2 प्रस्ताव किए जाएंगे पारित। आगामी कार्य योजना पर होगी चर्चा। क्रिसमस को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बयान। कहा, लाल ड्रेस टोपी पहनाकर बच्चों को जोकर ना बनाएं। नया साल शराब दुकान के बजाय शिव मंदिरों में मनाने की अपील। सीएम विष्णुदेव साय आज जशपुर में आदिवासी नागवंशी समाज के महासम्मेलन में होंगे शामिल। रायपुर में वीर बाल दिवस संगोष्ठी में करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए लिमिट तय। 25 लाख खर्च कर सकेंगे मेयर प्रत्याशी। नगर पंचायत अध्यक्ष 10 लाख और पंचायत अध्यक्ष की 6 लाख सीमा। इंदौर में निगम कर्मचारियों से मारपीट और तोड़फोड़ मामले में एक्शन। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज। अवैध गौशाला हटाने को लेकर हुआ था विवाद। रायपुर में पत्नी को दूसरी मंजिल से फेंकने के मामले में नया खुलासा। आरोपी सुनील ने पहले बेटी को बुरी तरह पीटा था। विरोध करने पर पत्नी को बालकनी से फेंका। गुना में ट्रक की टक्कर से तहसीलदार समेत 3 अधिकारी घायल। दमोह और खरगोन में हादसों में गई 2 लोगों की जान। 31 लोग हुए घायल। उमरिया में बाघ के हमले से महिला की मौत। उधर डिंडौरी में स्ट्रीट डॉग के हमले से महिला घायल। 5 से अधिक कुत्तों ने किया हमला। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 बच्चों को बाल वीर पुरस्कार प्रदान करने वाली हैं। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तीसरी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा सड़कें बंद बताई जा रही हैं। वहीं चौथी खबर खेल जगत से, चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ मजबूत शुरुआत हुई है। 5वीं खबर फिल्म जगत से, पुष्पा 2 की टीम ने मृत महिला के परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। वहीं 6वीं खबर बांग्लादेश में उपद्रवियों ने क्रिसमस पर 17 ईसाइयों के घर जला दिए हैं। और 7वीं खबर, रूस ने क्रिसमस पर यूक्रेन पर 78 मिसाइलें दागी हैं। और डिटेल में खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र से खबर बता दें, जहां पर निर्माणाधीन सोसाइटी में भीषण आग लगी है। महाराष्ट्र के मुंबई में एक सोसाइटी में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू जरूर पा लिया, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीषण ये आग लगी थी। निर्माणाधीन बिल्डिंग है, वाशी की APMC मार्केट की घटना बताई जा रही है। गनीमत रही कि इसमें किसी तरह की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जहां पर आग लगी, लेकिन देखते ही देखते ये आग पूरी बिल्डिंग तक फैल गई। वाशी के APMC मार्केट में इस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और इस बिल्डिंग में अचानक से आग लगने के बाद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को भी दी। फिलहाल इस पर आग पर काबू पा लिया गया है। देर रात की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड भी तत्काल पहुंची, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, फायर ब्रिगेड ने इस वक्त आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जो कि अज्ञात है। इधर रायपुर में 24 से 30 दिसंबर तक कथा करने पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्रिसमस और नए साल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वो जरा बताते हैं आपको। क्रिसमस को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा का कहना है कि अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाकर जूठन मत खाइए। बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और झांसी की रानी के कपड़े पहनाइए। वहीं उन्होंने नए साल को लेकर यह भी कहा कि नया साल शराब की दुकानों पर नहीं, बल्कि शिव मंदिरों में जाकर लोग मनाएं। बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, भारत की भूमि पर किसी को पहनाना है तो अपने बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, माहिल्याबाई बना दो, पर अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहना के जोकर मत बनाइए जिससे उनकी हंसी उड़ जाए। सनातन धर्म की साख को मजबूत करिए, सनातन धर्म की साख को प्रबल बनाइए और सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करिए। अपना धर्म छोड़कर
किसी दूसरे धर्म में जाकर झूठन मत खाइए, भले अपनी यहाँ रूखी सूखी हो वो खाइए। अगर आप रायपुर से सेजबहार रोड पर किसी काम से जा रहे हैं तो आप अपने समय का ध्यान रखें। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रायपुर के सेजबहार में कथावाचक प्रदीप मिश्रा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए सिर्फ प्रदेश भर से नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी लाखों लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। इससे सुबह और शाम सड़कों पर भारी भीड़ लग रही है। मौके का जायजा लिया है संवाददाता संदीप शुक्ला ने। अगर आपको किसी काम से सेजबहार की तरफ जाना हो या कमल विहार, तो आप सुबह 11 से 12-1 बजे तक, 2 बजे तक और शाम को 5 बजे के बाद अवॉइड कीजिए। क्यों आपको बता रहे हैं कि आपको बता दें, मुजगहन के पास सेजबहार में प्रदीप मिश्रा कथावाचक जो है उनकी कथा का आयोजन किया गया है। लाखों लोग इस कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं और पूरे तरीके से ये सड़क एक तो दोपहरी को और दूसरा शाम को जो है वो जमा हो जाती है। भीड़ पूरे तरीके से जाम हो जाती है सड़क। आप देखेंगे आगे एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, वॉलेंटियर है, प्रयास कर रहे हैं लोगों को यहाँ से जल्दी निकालने का, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि संभव नहीं हो पा रहा है। 1 से 1.5 किलोमीटर लगातार लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। जितनी भीड़ आपको सड़क पर दिखेगी उससे ज़्यादा भीड़ आपको अंदर पंडाल में दिखेगी। हम लगातार 1 से 1.5 घंटे से हमारी गाड़ी फंसी हुई थी, हम अभी निकल कर पैदल आए हैं और हर तरफ इतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है। इससे ज़्यादा आपको बता दें कि भीड़ अंदर की ओर है। तो अगर आपको किसी काम से अगर सेजबहार आना है या सेजबहार से वापस शहर जाना है तो आप दूसरा जो है वो रूट इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ से जाना संभव नहीं होगा। एम्बुलेंस तक की यहाँ पर फंस जा रही है। पुलिस के जवान कुछ जगह पर लगे हैं, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट कम है। बाईपास जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम है, काफ़ी लोग भी हैं यहाँ पर। दीदी, किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने रिश्तेदारों लोग का। ऑटो आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आ पा रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ पा रहा है? तो जाने में निकलने में परेशानी हो रही क्या? नहीं, परेशानी तो नहीं है, चले जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं अपने हस्बैंड का लोग। हाँ, देखिए तो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। भैया, कितना टाइम लग रहा है निकलने? आप कथा सुनने आए थे क्या? जी। कितना टाइम लग रहा है निकलने में? 1 घंटा। तो देखिए, अगर आप भी सड़क पर या तो कथा सुनने आ रहे हैं या काम से, तो काफ़ी समय लेके आइए, क्योंकि 500-500 मीटर चलने में 1-1 घंटा का समय लग रहा है। तो ठीक है, लोग कथा सुनने आ रहे हैं ज़रूर, लेकिन इसमें ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो अपने डेली रूटीन के काम से यहाँ से गुजरते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रशासन और वॉलंटियर मिलकर सड़क जल्दी क्लियर करें ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज जशपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायपुर के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। सुबह लगभग 11:40 पर बगीचा के ग्राम घुघरी वो पहुंचेंगे, जहां पर आदिवासी नागवंशी समाज के वार्षिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसके बाद वो वहां से सारंगढ़, बिलाईगढ़ के लिए रवाना होंगे। लगभग 1:30 बजे सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले के ग्राम टिमर लगा वो पहुंचेंगे और वहां अन्न दाल और अश्वमेघ यज्ञ महोत्सव में शामिल होंगे। इसके बाद वहां से वापस रायपुर रवाना होंगे और रायपुर 4 बजे लगभग उनका पहुंचने का समय है। सीएम विष्णुदेव साय यहां वीर बाल दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में भी शामिल होने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां वो शामिल होंगे और इसके बाद यहीं से वो रात 8:30 बजे गुरुद्वारा पहुंचेंगे, जहां वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो कई कार्यक्रम आज दिन भर रहने वाले हैं। इस बीच सारंगढ़, बिलाईगढ़ के दौरे पर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे। आज बगीचा में भी स्थानीय कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, जिसके बाद रायपुर में भी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ के बाद बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 9 बजे गुरुद्वारा के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे मंत्रालय में आज कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है, जहां वो शामिल होंगे। वहीं 11 बजे वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शिरकत वो करेंगे। शाम 6:30 बजे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की अहम बैठक उनकी अध्यक्षता में होनी है। वहीं इसके बाद शाम 7 बजे नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के 32वीं संचालक मंडल की बैठक में भी वो शामिल होंगे। तो अलग अलग कार्यक्रमों में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। शाम 6:30 बजे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की यह अहम बैठक है। आज का शेड्यूल से अपडेट आपको कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह 9 बजे गुरुद्वारे के स्थानीय कार्यक्रम के साथ अपने दिन की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके बाद आज कैबिनेट की मीटिंग मंत्रालय में रखी गई है। मंत्रालय में होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। सुबह 10 बजे ये मीटिंग करने के बाद 11 बजे वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहां पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और सौरभ शर्मा केस में बड़ा अपडेट आपको बता दें, राजधानी भोपाल में लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। कार में जिस तरीके से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे, जिसके जब्त करने के बाद पूछताछ शुरू होगी। सौरभ शर्मा के भारत आने पर सीधे जांच की जाएगी। कई एजेंसियां सौरभ शर्मा से पूछताछ करेंगी। तो सौरभ शर्मा के लिए अब लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर से करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली थी, करोड़ों रुपए कैश, कईयों किलो सोना और उसके साथ ही चांदी की जेवर यहां पर मिले थे। चांदी की सिल्लियां जमीन में गाड़ के रखी गई थी। तमाम चीजें जो मिली थी, इसके बाद अब सौरभ शर्मा की तलाश को तेज कर दिया गया है। लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि जैसे ही सौरभ शर्मा मिलते हैं, कई अहम पूछताछ उनसे होनी है। उनके साथ ही उनके परिवार पर भी लगातार नजर बनाए रखे हैं। हालांकि ये भी जानकारी स्पष्ट निकलकर सामने आई थी कि सौरभ शर्मा के साथ ही उनके परिवार भी लगातार अंडरग्राउंड होते जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से करोड़ों की ये संपत्ति मिली थी सौरभ शर्मा के घर से, इसके बाद अब उनके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। खबर गुना से आपको बता दें, जहां पर राजस्व विभाग के 3 अधिकारी सड़क हादसे में घायल हुए हैं। दरअसल ये हादसा मावन इलाके में हुआ, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने तहसीलदार की कार को टक्कर मार दी। तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से टक्कर के बाद गाड़ियां पलटी हैं। तहसीलदार की कार और ट्रक, दरअसल टक्कर के बाद दोनों ही गाड़ियां पलट गईं। ट्रक की चपेट में आने से तहसीलदार की गाड़ी पलट गई। ट्रक में लदी मक्के से भरी बोरियां गाड़ी के ऊपर फैल गईं। जानकारी के बाद गांव वाले मौके पर पहुंचे। वाहन में फंसे तहसीलदार और दूसरे अफसर को बाहर निकाला गया। सभी को अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में घायल तहसीलदार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है, जबकि आरआई और पटवारी की हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल उनका भी इलाज जारी है। तो तस्वीरें भी आप देखिए, भीषण टक्कर के बाद किस तरीके से जो तहसीलदार की गाड़ी है वो पलट गई। इसके साथ ही यहाँ पर गाड़ी भी पलट गई थी जिससे टक्कर हुई है। घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है, लेकिन गंभीर बात यह कि तहसीलदार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल आईसीयू में उनका इलाज जारी है। इधर दमोह में बेकाबू ई रिक्शा और बाइक के बीच टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दमोह छतरपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। तो लगातार हादसों की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। बेकाबू ई रिक्शा और बाइक के पीछे टक्कर हुई है। इस टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिन 2 लोगों की मौत हुई है वो बाइक सवार हैं या फिर ई रिक्शा में वो सवार थे। लेकिन ई रिक्शा और बाइक के बीच की भिड़ंत बताई जा रही है। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। दमोह छतरपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। इधर इंदौर से बड़ा अपडेट सामने आया है। नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। 3 नामजद और कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल पशुओं के अवैध गौशाला हटाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। नगर निगम कर्मचारी और हिंदू संगठन के बीच जो विवाद हुआ था उसका वीडियो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। मारपीट और तोड़फोड़ का यह वीडियो सामने आया था। अन्नपूर्णा थाने में पुलिस ने इसके बाद केस दर्ज किया है। तो नगर निगम कर्मचारियों और हिंदू संगठन के बीच ये मामला सामने आया था, जिसमें किस तरीके से एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद और शिकायत के बाद अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में अब हिंदू संगठन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
इधर राजधानी रायपुर से दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की बुरी तरह से पिटाई की और उसके बाद उसे दूसरी मंजिल से बालकनी से नीचे फेंक दिया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला दरअसल गुड़ियारी का बताया जा रहा है, जहां पर विकास नगर इलाके में आरोपी नशे की हालत में अपनी बेटी को पढ़ा रहा था। इस दौरान पहाड़ा ना बताने पर उसने बेटी को बुरी तरह से पीटा। जब पत्नी सपना काम से लौटी, पति की हरकत का उसे पता चला तो उसने सवाल किया और इसके बाद पति पत्नी में भी विवाद होने लगा। पिटाई करते बालकनी तक पति उसे ले गया। गला दबाने के बाद उसे ऊपर से सड़क पर फेंक दिया। पड़ोसियों ने बताया कि दिन में सुनील इलेक्ट्रीशियन और रात को गार्ड का काम करता है। शराब का आदी है। पत्नी भी झाड़ू पोछे का काम करती है। जब काम से लौटी तो उस वक्त पति ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। यही वो घर है जहां पर सुनील जनबंधु रहता है और उसकी अपने पत्नी से विवाद होने के बाद इसी घर की बालकनी से उसने अपनी पत्नी सपना जनबंधु को नीचे फेंक दिया था। पड़ोसी यहाँ रहते हैं, पड़ोसियों ने देखा भी, लेकिन ऑन कैमरा कुछ कहने से बच रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पड़ोसी ने देखा भी और लेकिन रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बताया जा रहा है कि नशे में था काफ़ी सुनील और बच्ची से मारपीट की थी। सुबह जब माँ को पता लगा, माँ ने पूछा तो माँ पर भी उसने हाथ उठाया और इस कमरे से बाहर उसे घसीटते हुए बाहर लाया और यहाँ उसका गला दबाने का इस रेलिंग पे प्रयास किया। और उसके बाद जब पत्नी ने कहा कि क्या उसे वो मारना चाहता है तो उसने हाँ कहकर उस पत्नी को अपनी यहाँ से फेंक दिया। करीब 20 से 22 फुट ये हाइट है। सौभाग्य से सपना की जान नहीं गई, लेकिन काफ़ी चोट है। उसके बाद पड़ोसियों ने देखा और पड़ोसी उसे ऑटो पे लेकर दूसरे वाहन से लेकर अस्पताल ले गए। डीकेएस में भी सपना का जो है इलाज चल रहा है। लेकिन पूरी घटना में मामले में सामने आया है कि नशा इस पूरे विवाद की जड़ थी। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। खबर राजस्थान कोटा से। यहां पर अपनी बीमार पत्नी की तीमारदारी के लिए पति ने अपनी नौकरी तक को दांव में लगा दिया, मगर आखिर में जो हुआ उसे जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, उसकी आंखें नम हो गई। आप भी देखिए। आरज़ू है कि निकले दम तुम्हारे सामने, तुम हमारे सामने हो, हम तुम्हारे सामने। एक बीमार पत्नी और बेइंतहा मोहब्बत करने वाला पति, इनकी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही रही। ये तस्वीर है राजस्थान के कोटा शहर की। इसमें जो लोग साथ बैठे दिख रहे हैं, ये हैं पति पत्नी। पत्नी बीमार थी तो पति ने उसकी सेवा के लिए नौकरी से VRS ले लिया। सहकर्मियों ने विदाई देने के लिए एक छोटी सी गैदरिंग की। किस्मत का खेल देखिए, उसी विदाई समारोह में बीमार पत्नी ने अपने पति की आंखों के सामने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे दौर में जब रिश्ते तिजारत में बदल गए हैं, ऐसा पति, ऐसा प्यार और रिश्ते का ऐसा दुखांत कि शब्द मौन हो जाते हैं और संवेदना मुखर। ये तस्वीर कहती है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर नर्मदापुरम के इटारसी में बीती रात एक खूनी संघर्ष हुआ, जहां पर ईरानी डेरे पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया है, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 ईरानी महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इटारसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। मामला प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश कर रही है। इधर केशकाल में घाट में बसों और भारी मालवाहकों के आवागमन पर अभी भी रोक लगी हुई है। नेशनल हाईवे 30 पर 2 जनवरी 2025 तक रोक लगाई गई है। अगर आप इस रूट से जाने वाले हैं तो ये खबर खासतौर पर आपके लिए। केशकाल SDM अंकित चौहान ने पत्र जारी करके इसकी जानकारी लोगों के साथ साझा की है। दरअसल घाट का उन्नयन कार्य जारी है, जिसकी वजह से रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर आप भी नए साल में बस्तर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस डाइवर्टेड रूट के बारे में जरूर जान लें, क्योंकि अगर आप केशकाल के थ्रू जाने की सोच रहे
रहे हैं। तो केशकाल रूट को फिलहाल बंद रखा गया है और अगले 2 जनवरी तक के यानी 2 जनवरी 2025 तक के इस सड़क पर आवागमन बाधित है, यानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि इस रोड का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो बसों, भारी मालवाहकों पर रोक है। हालांकि 2 व्हीलर से आप यहां से जरूर जा सकते हैं। तो अगर आप इस रूट से जाने वाले हैं या आपने प्लान किया है तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए है। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान इन नारों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और अब इसी से मिलता जुलता एक और नारा चर्चा में है और वो है डरेंगे तो मरेंगे। खास बात यह है कि यह नारा किसी राजनेता ने नहीं दिया है, बल्कि जगत गुरु रामनंदाचार्य नरेंद्राचार्य का है। प्रयागराज महाकुंभ में इससे जुड़े कई होर्डिंग्स आपको नजर आ जाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर भी एक होर्डिंग की तस्वीर हमने लगाई है। पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में ऐसे 25 होर्डिंग्स लगाए गए हैं। सभी पर अलग अलग बातें लिखी गई हैं। किसी पर लिखा है सभी हिंदुओं में एकता हो, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। इन होर्डिंग्स के बैकग्राउंड में बंद मुट्ठी वाली तस्वीर की भी परछाई दिख रही है और इसके जरिए सनातन धर्मियों को एकजुट होने की नसीहत दी जा रही है। ये होर्डिंग साधु संतों के साथ ही आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए देश का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ।